हेलो हैवी राइडर्स, अगर तुम भी स्पीति वैली की राइड प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो है तुम्हारे लिए और मेरी ये वीडियो तुम्हारी भरपूर मदद करेगी। इस वीडियो में मैं बात करूँगा टोटल कॉस्ट, मेरी आइटिनरी या रूट भी बोल सकते हो, स्टे की, जहाँ जहाँ मैं रुका हूँ, उन तमाम सारी दिक्कतों की जो मैंने फेस करी हैं और उनसे निपटने के सारे सॉल्यूशंस की। तो भाई वीडियो की एक भी सेकंड स्किप मत करना और वीडियो को एंड तक देखना। राइड प्लान करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक बाइक, 20 हॉर्स पावर या उससे ज़्यादा की बाइक हो, अदरवाइज़ कोई भी बाइक हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स नॉट अबाउट द बाइक, इट्स अबाउट द राइडर, जो चला रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाइक के साथ साथ तुम्हारी सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसके लिए तुम्हारे पास होने चाहिए प्रॉपर राइडिंग गियर्स। राइडिंग के साथ साथ सबसे पहले हमारे शूज़ हैं, उसके बाद हमारे पास होने चाहिए ग्लव्स। ये मेरे पास है राइनॉक्स के ग्लव्स, या तुम कोई भी ग्लव्स परचेज कर सकते हो, बट लेकिन उसमें ना थोड़ा प्रोटेक्शन होना चाहिए, जैसे इनमें देखो कोलगेट वाली शक्ति वाले ग्लव्स हैं। दूसरा भाई तुम्हारे पास एक हेलमेट होना चाहिए, बढ़िया सा हेलमेट हो जो तुम्हें ठीक ठाक प्रोटेक्शन दे सके। और तीसरी चीज़ है तुम्हारे पास एक राइडिंग जैकेट होनी चाहिए, बट लेकिन अगर तुम्हारे पास राइडिंग जैकेट नहीं है, तुम्हारे पास होने चाहिए ये नी गार्ड, मतलब घुटनों के लिए, और एल्बो गार्ड। मैं इन सब चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम चाहो तो एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद हमारा आ जाता है बैग। बैग भाई कोई भी ले लो, बट लेकिन ऐसा बैग लेना जो तुम्हारी बाइक पे तुम बांध सको। चौथी चीज़ है भाई हमारे कपड़े। कपड़े ऐसे रखना, वेदर चेक कर लेना एक बार अपने फ़ोन पे जाके कि वेदर कैसा है, उस हिसाब से तुम अपने कपड़े रख सकते हो। अब फाइनली हम बात करते हैं अपने ट्रिप की। पहले दिन की राइड मेरी मेरे घर से थी चंडीगढ़ तक। मैं रहता हूँ मुजफ्फरनगर में, तो मुजफ्फरनगर से चंडीगढ़ की जो डिस्टेंस है वो है अराउंड 250 किलोमीटर। डे 1 में मैं पहुंचा अपने दोस्त के पास, तो जो मेरा फूड की कॉस्ट थी और मेरे स्टे की कॉस्ट थी वो बच गई थी। तो भाई दोस्त होने के कुछ तो फ़ायदे होने चाहिए। आज ये मेरी राइड थी चंडीगढ़ से लेके नारकंडा तक, और ये जो डिस्टेंस है ये है अराउंड 170 किलोमीटर। तो शिमला क्रॉस करते इसमें मुझे बारिश मिल गई थी, जिसमें टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी सर्दी की वजह से। तो नारकंडा में जो मैंने रूम लिया था वो लिया था भाई मैंने 800 रुपये का, और खाने की जो कॉस्ट थी वो अराउंड होगी 200 रुपीज़ की। ये रूम मुझे थोड़े महंगा पड़ा था क्योंकि रात का टाइम हो गया था, बट लेकिन यहाँ पे मुझे स्नोफॉल देखने को मिली थी। मेरी पूरी ट्रिप में मुझे एक स्नोफॉल नारकंडा में देखने को मिली है। आज था हमारा डे 3, और डे 3 में हमारी राइड होने वाली थी नारकंडा से लेके चितकुल तक, और ये डिस्टेंस है 180 किलोमीटर। तो सुबह ही मैं उठा, नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद मैंने उन अंकल को गुड बाय बोला जिनके पास मैंने चाय पी थी। और गुड बाय बोलने के बाद मैं वहाँ से निकल पड़ा, और किन्नौर के सुंदर पहाड़ों के बीच से निकलते हुए मैं पहुँचा करछम, और करछम से रास्ता मुड़ता है चितकुल के लिए। चितकुल, सांगला और एक गाँव और है, मैं उसका नाम भूल गया। और यहाँ से चितकुल के डिस्टेंस है अराउंड 42 किलोमीटर। बट ये 42 किलोमीटर इतने ज़्यादा हार्ड मुझे पड़े ना कि मैं वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकता। उसके लिए तो मैं वीडियो देखनी पड़ेगी। पूरा बर्फ़ का रास्ता था, और वहाँ पे पहुँचने के बाद जैसे तैसे करके शाम के लगभग 7 बज चुके थे, अंधेरा हो चुका था पूरा। और मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे कोई रूम नहीं मिल रहा था, सब कुछ बंद था। बट लेकिन जैसे तैसे करके मैंने एक रूम ढूंढ लिया था, और मैं उनका नंबर, अमर भैया थे, अमर भैया का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिनके पास मैं रुका था। और यहाँ पे जो मेरा स्टे था वो था 400 रुपीज़ में, और इसमें मेरा खाना पीना सब इंक्लूड था। डे 4 था हमारा चितकुल एक्सप्लोरेशन के लिए। तो सबसे पहले मैं उठा और मैं बॉर्डर तक गया, जो तिब्बत बॉर्डर है जहाँ तक पुलिस जाने देती है वहाँ। वो अराउंड चितकुल से 3 किलोमीटर से। तो मैं वहाँ तक गया, और मैंने जो आर्मी ऑफिशियल थे उनसे बात करने के बाद फिर मैं वापस आया, और जो वो गाँव था चितकुल, मैं फिर वहाँ पे घूमा। और चितकुल विलेज घूमने के बाद मुझे जाना था आज नाको, और यहाँ से नाको की जो डिस्टेंस थी वो भी अराउंड 160 किलोमीटर थी। जो मेरा एक्सप्लोरेशन था चितकुल का वो अराउंड 12 बजे तक खत्म हो गया था, और 12 बजे के बाद मुझे कवर करने थे 160 किलोमीटर। तो मैं लगभग 45 मिनट्स में नीचे उतर गया था। वो जो 42 किलोमीटर जाते हुए मैंने लगभग 3 घंटे में कवर किए थे, वो आते हुए मैंने 45 मिनट्स में कवर कर दिए थे। और रास्ते मैंने पेट्रोल वगैरह पड़ाया बाइक में, इजीली नाको पहुंच गया था। नाको में हाइट बहुत ज़्यादा है, ऐसे 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 करके रोड ऐसे एकदम ऊपर की तरफ चढ़ जाती है, तो वहाँ पे बाइक को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि इंजन उतना बड़ा नहीं है बाइक का, तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा बाइक को। बट लेकिन मैं इजीली नाको पहुंच गया था, और नाको पहुंचने में भी मुझे लगभग शाम के 6 बज चुके थे। तो फिर मैंने वहाँ पे जाके रूम ले लिया। बट लेकिन वहाँ पे रूम मुझे थोड़ा महंगा मिला, 600 रुपये का रूम मिला, और उसमें फूड भी इंक्लूड नहीं था। फूड मैंने अलग से खाया, सामने वहाँ पे एक ढाबा था। फिर मैं लगभग शाम के 8-9 बजे तक आराम से सो गया था। अब आता है हमारा फाइनल डे 5, जब मैं नाको से काजा जाने वाला था। सबसे पहले मैंने नाको एक्सप्लोर किया। नाको लेक थी जो पूरी बर्फ से ढकी हुई थी, मतलब वो पूरी ढकी हुई नहीं थी, पूरी बर्फ ही जमी हुई थी उसके अंदर। फिर मैं गया नाको मोनेस्ट्री, जो काफ़ी सुंदर थी भाई। वहाँ पे लोग पत्थरों का काम कर रहे थे, उनके ऊपर अपना एक मंत्र है, ओम मनी पद्मे हूँ। और फिर मैंने अपना पहला ब्रेक लिया सुमदो में। और सुमदो में गाइज मैं रुका BRO की कैंटीन में। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो पहाड़ों को काट काट के सड़कों का काम करती है, उनकी कैंटीन में। वहाँ पे मैंने खाए चाय और समोसे।
समोसे जो काफ़ी टेस्टी थे। समोसा हमारे यहाँ से थोड़ा अलग था। फिर वहाँ से सुमदो से थोड़ा आगे जाते ही एक रास्ता मुड़ता है ग्यू विलेज की तरफ। तो ग्यू विलेज में मैंने देखी 1000 साल पुरानी मम्मी जो रखी हुई है वहाँ पे, वो उसे उन लोगों ने काफ़ी अच्छे से प्रिजर्व करके रखा हुआ है। मम्मी मेन रास्ते से हट के अराउंड 6-7 किलोमीटर होगी, पर रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, एकदम सड़कें फूटी पड़ी हैं पूरी। फिर मैं ग्यू विलेज से वापस आया और मैं चला काजा की तरफ। काजा मतलब स्पीति वैली। और शाम के 4:30 या 5 बज गए थे मुझे स्पीति वैली पहुंचने में। और फाइनली मेरा ड्रीम पूरा हो गया था। आज मैंने स्पीति को देख लिया था जो मैं इतने सालों से देखना चाह रहा था। तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही थी, थोड़ा एक्साइटेड भी था मैं। उसके बाद मैंने वहाँ पर एक सिम लिया जियो का, और जियो का सिम लेने के बाद मैंने एक होम स्टे लिया जो मुझे पड़ा 1200 रुपये एक रात के। 1200 रुपये में खाना इंक्लूड था। और उस होम स्टे का नाम था पद्मा आंटी के नाम से, वो काफ़ी फेमस है। अगर तुम चाहो तो वहाँ पे भी रुक सकते हो। उन्होंने काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट्स कर रखे थे। जो बेड थे वो भी हीटेड बेड शीट्स थी उनकी, तो सर्दी की कोई इशू नहीं आई। और खाना भी भाई पद्मा आंटी बहुत ही स्वाद बनाती हैं। और गाइस आज था हमारा डे 6 जिसमें मैं स्पीति को एक्सप्लोर करने वाला था। और मेरे चेहरे पे काफ़ी खुशी थी, पर लेकिन मेरे हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरा पूरा फेस फट चुका था ठंड की वजह से, और मेरे हाथ भी फट गए थे, मतलब ऊपर से रफ से हो गए थे बहुत ज़्यादा। बट लेकिन एक्सप्लोर तो करना ही था भाई। तो सबसे पहले मैं निकला की मोनेस्ट्री की तरफ। और की मोनेस्ट्री जाते जाते ही सीधा रास्ता जाता है, और वो रास्ता जाता है चीचम ब्रिज की तरफ। चीचम ब्रिज इस दुनिया का सबसे ऊंचा हैंगिंग ब्रिज है। जैसे ये 2 पहाड़ हैं और इनके ऊपर ये ब्रिज है, तो इसे हैंगिंग ब्रिज बोलते हैं। वो दुनिया का सबसे ऊंचा हैंगिंग ब्रिज है। और वहाँ पे मैंने देखी रेड फोक्स और माउंटेन गोट्स। मैं स्नो लेपर्ड नहीं देख पाया, मेरा काफ़ी मन था, बट लेकिन कभी फिर देख लेंगे। और फिर मैं सीधा गया लांगजा और कोमिक। कोमिक है भाई दुनिया का सबसे हाईएस्ट विलेज, जहाँ पे एक मोनेस्ट्री भी बनी हुई है, कोमिक मोनेस्ट्री बोलते हैं उसे। और वहीं है वर्ल्ड का हाईएस्ट रेस्टोरेंट, जहाँ पे मैंने चाय भी पी थी। और फिर वहाँ पे बाइक में कुछ दिक्कत हो गई थी, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी और रेस भी नहीं पकड़ रही थी। तो मुझे लगा कि जितना जल्दी हो सकता है मुझे नीचे उतर जाना चाहिए। तो जो वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है जो कि हिक्किम में है, मैं वहाँ पे नहीं जा पाया अनफॉर्चुनेट। मेरा काफ़ी मन था जाने का, बट लेकिन थकान इतनी हो जाती है ना पहाड़ों में चलते चलते कि कुछ चीज़ें तुम स्किप भी करना चाहते हो कि भाई नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ते हैं। तो हिक्किम को मैंने स्किप कर दिया था। फिर मैं सीधा नीचे आ गया, और नीचे आके मैं खाना वाना खा के सो गया था। अब फाइनली भाई हमारा डे 7 था, जिसमें मुझे ये था कि बस अब मुझे घर जाना है किसी भी तरह, क्योंकि मैं मेंटली थक चुका था पहाड़ों को देख देख के ना। एक तरीके से माउंटेन सिकनेस उसे बोलते हैं, जब ऑक्सीजन कम होने लगती है। बट मुझे माउंटेन सिकनेस वैसी हो रही थी कि भाई अब मुझे घर जाना है बस। तो फिर मैंने बाइक स्टार्ट की। तो मैंने उस दिन का टारगेट रखा अपना कि मैं रामपुर तक जाऊँगा। तो रामपुर अराउंड होगा 350 किलोमीटर के आसपास। तो मैंने रामपुर के लिए पुश किया। तो रामपुर भी मैंने क्रॉस कर दिया, और फिर मैं नारकंडा आ गया। नारकंडा में उन्हीं अंकल के पास रुका, जहाँ पे मैंने चाय वगैरह पी थी जाते हुए नारकंडा में। मुझे कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि अब मैं घर जा सकता हूँ यहाँ से। मतलब 170 किलोमीटर चंडीगढ़ बच गया था नारकंडा से। तो मुझे लगा कि मैं अब घर के लिए पुश कर सकता हूँ। शाम के 5 बज चुके थे। फिर मैंने वहाँ से चाय वगैरह पी और मैं वहाँ से निकल गया। और भाई जैसे तैसे करके मैं रात के 10 बजे आके पहुँचा चंडीगढ़ अपने दोस्त के पास। फाइनली वहाँ पे आके मैंने रेस्ट किया। और गाइज ये थी मेरी टोटल जर्नी। इस जर्नी में अब मैं तुम्हें कुछ टिप्स दे देता हूँ। सबसे पहले मुझे जो सबसे बड़ी दिक्कत आई वो थी मेरे बैग के साथ। जब मैं बैग को पीछे बांध रहा था तो बैग बार बार नीचे गिर जाता था, कभी इस साइड गिर जाता था, कभी इस साइड गिर जाता था। तो तुम कोई ऐसा बैग लेके जाना जो नीचे ना गिरे, वरना तो तुम्हें बार बार बाइक से उतरोगे फिर बैग बांधोगे। तो ये बाइक बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग था। सबसे ज़्यादा अगर मैं इरिटेट हुआ हूँ तो मैं इसी चीज़ से इरिटेट हुआ हूँ अपनी पूरी ट्रिप। उसके अलावा तुम लोग एक रेन कोट जरूर ले लेना, क्योंकि स्पीति में टेम्परेचर एकदम से बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। अगर थोड़ा भी मौसम ख़राब हुआ तो अंदर पूरी बॉडी हीट उतना जनरेट नहीं कर पाती जितना ज़्यादा वो ठंड से स्ट्रगल करते हैं। और भाई पन्नी हाथों के लिए, जिससे तुम हाथों पे ना पन्नी चढ़ा सको, क्योंकि उससे ना हाथों पे ठंड नहीं लगती। तो तुम ग्लव्स ले लेना, पर लेकिन उनके ऊपर पन्नी जरूर चढ़ा देना जिससे हवा अंदर ना जाए। और अगर तुम्हें माउंटेन्स में जाके थोड़ा हेडेक फील होता है तो भाई तुम खूब सारा पानी पीना। पानी पीने से तुम्हें सिर में दर्द नहीं होगा। मेरे तो 3-4 दिन सिर में दर्द ही रहा है, चितकुल में, नाको में, 2 दिन स्पीति वैली में। और एट लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स, ये जो मेरी वीडियो है ये बस एक रेफरेंस के लिए है। तुम इसे एज ए रेफरेंस ले सकते हो। पहले दिन तुम चंडीगढ़ रुक सकते हो, दूसरे दिन तुम नारकंडा रुक सकते हो, तीसरे दिन तुम चितकुल एक्सप्लोर करना चाहो कर सकते हो, वरना तो सीधे निकल जाओ। नाको रुक सकते हो, नाको के बाद तुम ग्यू विलेज देखते हुए स्पीति वैली जा सकते हो। स्पीति वैली में तुम जो सारी चीज़ें हैं वहाँ की मोनेस्ट्री हो गया, चीचम ब्रिज हो गया, लांगजा, हिक्किम और कोमिक, ये सारी चीज़ें, किब्बर हो गया, ये सारी चीज़ें तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। बट लेकिन ये वीडियो को एज ए रेफरेंस लेना, तो कॉपी मत करना, क्योंकि ट्रैवलिंग इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग टू द थिंग्स। तो जितना तुम उन चीज़ों का एक्सपीरियंस करोगे उतना ज़्यादा तुम सीखोगे, उतना ज़्यादा चीज़ें तुम्हें पता चलेंगी। अगर तुम एक पाथ किसी दूसरे बंदे का बताया हुआ फॉलो करोगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम
उतना ट्रिप में महसूस कर पाओगे। तो मैं ये अपनी वीडियो के लिए नहीं कह रहा हूँ, किसी भी वीडियो के लिए कह रहा हूँ, जो भी तुम इंटरनेट पे देखते हो उसे ऐसे रेफरेंस लो और अपने मन का करो। तो फाइनली पूरी स्पीति सीरीज आ चुकी है। ये जितनी मैंने डे बताए हैं इनके डे वाइज सारी वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर तुम्हें पूरा देखना है कि मैंने कैसे कैसे चीज़ें मैनेज की हैं तो तुम उन सारी वीडियोज़ को देख सकते हो। तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी और बहुत सारा तुम्हें एंटरटेनमेंट मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तुम घर बैठे बैठे पूरी स्पीति वैली घूम लोगे। सो यार वीडियो को यहाँ आप ख़त्म करते हैं। आई थिंक मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बता दी हैं और अगर तुम्हारा कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय और टाटा। पता होगी थी।